जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बीजांड या इसी को बोला जाता है महाबीजाणुधानी। और ये क्या है, हमारे क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। इसमें आज हम आपको बताएंगे बीजांड क्या होता है, उसके बाद गुरु बीजाणु बताएंगे। गुरु बीजाणु जो होती है वो आगे चल के कैसे भ्रूणकोष बनता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि पहले बीजांड क्या होता है। बीजांड तो देखिए, बीजांड पौधे का मादा जनन अंग है, ठीक है ना। जो बीजांड होता है, बीजांड वो पौधे का मादा जनन अंग का वह भाग होता है जो निषेचन के बाद क्या होता है, बीज में बदल जाता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारी ये अंडाशय होता है, ये अंडाशय होता है, इसी अंडाशय में आपको बताया था इसी में बीजांड पाया जाता है। ये बीजांड होता है। इसी बीजांड के बारे में हम लोगों को पढ़ा है, इसी बीजांड के बारे में। तो हम क्या करेंगे, इस बीजांड को निकाल लेंगे इसमें से बीजांड को जब निकालेंगे तो बीजांड ऐसे कुछ दिखने लगेगा, निकाल के रख दिया तो अब ये इसका भरा हुआ भाग है यहाँ का, ठीक है ना। अब ये जो बीजांड है, ये बीजांड, इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, आज पढ़ाई करना है और बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। अब देखिए इसी के बारे में मैंने यहाँ निकाल के यहाँ रखा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट उसी को बना देता हूँ कि बीजांड हमारा होता है कैसे। देखिए बीजांड जो होता है थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि अच्छे से दिखे। ये जो है हमारा बीजांड है, ये हमारा बीजांड है। अब हम इसका देखते हैं इसका संरचना क्या, इसका कौन सा क्या नाम होता है। तो देखिए ये जो होता है पूरा, ये जो खाली स्थान यहाँ पर दिख रहा है, इसको बोला जाता है बीजांड काय। इस वाले भाग को पूरा बीजांड काय। ये दो आपको लेयर दिख रहे होंगे, दो लेयर आपको, ये वाले जो दो लेयर है इसको बोला जाता है अध्यावरण। अध्यावरण बोलते हैं, ठीक है ना, या आवरण भी बोल सकते हैं। अगला देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली भाग, इसको बोला जाता है सूक्ष्म द्वार बोला जाता है या बीजांड द्वार बोला जाता है। बीजांड द्वार या सूक्ष्म द्वार बोला जाएगा, ठीक है ना। और इसको बताया, इसको बोला जाता है बीजांड काय। इसको बोला जाता है बीजांड काय। अब देखिए ये जो होता है, जो यहाँ पर पकड़ा गया है, ये वाला जो भाग है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला, इसको बोला जाता है बीजांड वृत्त बोला जाता है, इसको बीजांड वृत्त। अब देखिए यहाँ पर एक भाग होता है, यहाँ पर एक भाग यहाँ होता है, एक भाग यहाँ होता है। तो इस वाले को जो बोला जाता है, इस वाले भाग को, ये वाला जो भाग होता है सबसे ऊपर वाला, इस सबसे ऊपर वाले भाग को बोला जाता है निभाग। इस पूरे ऊपर वाले भाग को बोला जाता है निभाग। और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलता है नाभिका। इस वाले भाग को नाभिका बोला जाता है। बाकी जो यहां से लेकर यहां तक आपको दिख रहा है, ये पूरा इतना वाला गोला वाला भाग, इस पूरे गोले वाले भाग को बोला जाता है बीजांड की काया। बीजांड की काया यानी काय। तो ये था हमारा बीजांड का चित्र। इसी बीजांड के बारे में से हम यही लिखा है, बीजांड पौधे का क्या होता है, मादा जनन का वह भाग होता है जो निषेचन के बाद क्या होता है, बीज में बदल जाता है। इसी में से हम क्या करेंगे, अब इसमें से एक कण निकालेंगे। उसी एक कण को हम लोग जो बोलते हैं, उसी को बोलते हैं महाबीजाणु, या इसमें जो छोटा सा कण हुआ है उसको बोलते हैं गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु जो पाया जाता है वो गुरु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है। पूरा जो है हमारा ये गुरु बीजाणु, ये कह सकते हैं उसी गुरु बीजाणुधानी, उसमें से हम एक कण निकालेंगे जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। तो उससे पहले देखिए जो मैं चित्र बनाया उन सबके बारे में बता देगा कि कौन क्या है। तो देखिए बीजांड के भाग, पहला है बीजांड वृत्त। ये जो है बीजांड वृत्त, ये क्या करता है, बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है। बीजांड को यहाँ पर अंडाशय का भाग था उसी से क्या करता है, जोड़ता है। दूसरा देखिए क्या है, बीजांड की काया। ये बीजांड काया है, बीजांड का मुख्य भाग, जिसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। मैंने आपको बताया गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। अगला आवरण मतलब जो इसको क्या हुआ, दो परतों से घेरा हुआ है। तो ये क्या करता है, बीजांड की सुरक्षा करता है क्योंकि चारों तरफ से घेरा हुआ है। अगला सूक्ष्म द्वार यानी यहाँ, ये जो होता है परागनल के इसी रास्ते प्रवेश करते हैं। तो लिखा गया आवरणों के बीच एक छोटा सा छिद्र, जिसमें क्या होता है, जिसमें से परागनल का क्या करती है, प्रवेश करती है इसी के रास्ते। अगला देखिए क्या है, बीजांड धार। तो जो बीजांड धार है, जहां पर जो ये था, ये किसी ऊपर ऐसे अंडाशय के ऊपर जुड़ा हुआ था, उसी को बोलते हैं बीजांड धार, यानी कि बीजांड का आधार भाग, जिसपे बीजांड क्या रहता है, खड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं बीजांड धार। अब देखिए
ये जो था बीजांड के बारे में, अब इसी बीजांड से क्या पढ़ेंगे हम, उसी से रिलेटेड है हमारा गुरु बीजाणु धानी। उसी गुरु बीजाणु की धानी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसका कार्य पढ़ना है। तो देखिए जिस प्रकार हम जानते हैं कि जो परागकोश था उस परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते थे, वैसे एकदम सेम ये है। जिस प्रकार परागकोश में परागकण बनते थे उसी प्रकार बीजांड के अंदर, इस बीजांड के अंदर क्या होता है, गुरु बीजाणु बनते हैं। तो इसलिए गुरु जो बीजांड होते हैं उन्हीं बीजांड को क्या बोला जाता है, गुरु बीजाणुधानी बोला जाता है। जिस प्रकार परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं उसी प्रकार बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु बनते हैं, इसलिए बीजांड को ही गुरु बीजाणु बोला जाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको कैसे समझा जाएगा। तो यहाँ पर जो चित्र बनाया हो इसी चित्र से हम यहाँ क्या होंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या रहता है, पहले हम ले लेंगे इसमें से, ये हम बना लिए ये जो हम अभी बना रहे हैं बीजांड बना रहे हैं, ये बीजांड है, ठीक है ना। ये बीजांड है, इसमें बहुत सारे क्या है, कण रखे हुए हैं। अब देखिए इसमें से क्या करूंगा मैं, इस वाले में से, इसी में से हम एक कण को यहाँ निकालेंगे, यानी एक गुरु बीजाणु को निकालेंगे। तो एक गुरु बीजाणु जब निकालते हैं तो एक गुरु बीजाणु जो होता है वो 2n यानी कि मतलब वो जो होता है 2 सेट में होता है। 2 सेट का मतलब द्विगुणित होता है। अब द्विगुणित होगा तो ये क्या करेगा, इसी को बोला जाता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, क्योंकि अब यही विभाजन करेगा इसलिए इसका नाम है मातृ कोशिका यानी माता, ठीक है ना। मातृ यही विभाजन करेगा। अब देखिए जब विभाजन करेगा ये क्या करेगा, पहले करेगा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री जब विभाजन करेगा तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनाता है, 4 अगुणित, 1 2 3 4। ये 4 अगुणित कोशिकाएं जब बनाता है तो इसमें जो ये 3 होते हैं, ये तीन नष्ट हो जाते हैं। नष्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपना जो जितना भी उनके पास पोषण वोषण का सामान रहता है वो सारा क्या करते हैं, इस वाले को दे देते हैं। ये 3 इसमें से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब बचा कौन, यन। अब यन क्या करेगा, ये यन का काम क्या है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से देखिए वहां पर जगह नहीं बचा है इसलिए मैं यहाँ कर दूंगा। ये आगे करके क्या करता है, ये आगे जो ये बड़ा विकसित होता है, विकसित होकर बड़ा होगा, ठीक है ना। और जब बड़ा होगा तब देखिए क्या करेगा, अब जब बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, ये समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप में विभाजन करेगा। तो जब विभाजन करेगा समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन में एन है, एन से कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। समसूत्री विभाजन यहाँ पर लिख रहा हूं, समसूत्री। तो समसूत्री विभाजन करेगा तो अगर ये n है तो ये भी क्या होगा, n हुई, समसूत्री विभाजन करेगी। फिर ये क्या करेगा, ये वाले दोनों जो होंगे, ये वाले मैं यहाँ 3 मार्क लिख रहा हूँ, ये वाले जो होंगे आगे चल के ये फिर समसूत्री विभाजन करेंगे, यानी फिर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे बन जाएंगे। अब देखिए ये चारों लोग जो है ये अलग एक कोशिका था, ये अलग एक कोशिका था। मतलब इन्होंने क्या किया, समसूत्री जब विभाजन किया, पहले यन ने समसूत्री विभाजन किया तो दो कोशिकाएं बन जाएंगी उसकी, मतलब 2 केंद्रक बन जाएंगे। ये जब आगे चलेंगे तो ये वाला 2 इसका बनेगा, 2 इसका बनेगा, इस तरह से इसमें क्या 4 केंद्रक बना लिए। अब जब ये आगे चल के समसूत्री विभाजन करेगा, ये आगे जब चल के समसूत्री विभाजन करेगा, समसूत्री जब ये आगे चल के समसूत्री विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन करने पर देखिए क्या होगा, इसका वाला जो होगा, इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका, यानी कुल 8 बनेंगे। कुल 8 में से 3 जो होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, 3 जो होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, और जो 2 बचते हैं 2 वो यहाँ से, मतलब 4 होते हैं तो 2 इसका 2 इसका 2 इसका, तो क्या होता है कि 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर 2 बीच में आ जाते हैं, कुल 8 होंगे इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो आया इस वाले को ऐसे बना दिया जाता है। अब देखिए ये जो होता है ये अंड कोशिका होता है, ये अंड कोशिका होती है, ये सहायक कोशिका होती है, ठीक है ना। और ऊपर वाला प्रतिमुखी कोशिका होता है, ऊपर वाला प्रतिमुखी कोशिका होता है, नीचे जो किनारे होते हैं उनको बोला जाता है सहायक कोशिका बोला जाता है, ये अंड कोशिका होती है। और ये जो दोनों होते हैं, दोनों इन्हीं को बोला जाता है ध्रुवी केंद्रक। तो देखिए ये जब इतना पूरा कुछ आ जाता है तो ये जो होता है इस अवस्था को, जो यहाँ पर ये बना है, इसी अवस्था को बोला जाता है भ्रूण कोश। अब फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें क्या गया है। गुरु बीजाणु, ये बीजाणु होता है, इस बीजाणु के अंदर गुरु बीजाणु पाया जाता है, इसलिए बीजाणु को गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है, उस बात वहां लिखा हुआ है।
इसमें से क्या होता है, एक हम क्या कहते हैं, एक गुरु बीजाणु निकाल लेते हैं जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। ये क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है 4 अगुणित क्या होते हैं, अगुणित कोशिका बनते हैं। 4 अगुणित कोशिका बनते हैं जिसमें 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 नष्ट क्यों होते हैं, ताकि इसको पालन पोषण कर सके, उसको मतलब पोषण तत्व देते हैं। ये क्या करता है, आगे चल के ये विकसित होता है। विकसित होने के बाद ये समसूत्री विभाजन करता है, तो एक एन था तो 2 सेट में बन जाएगा, यानी एन हो जाएगा। ये आगे चल के फिर समसूत्री विभाजन करते हैं तो 4 हो जाते हैं। फिर ये आगे चल के समसूत्री विभाजन करते हैं तो 8 हो जाते हैं। 8 में से 3 ऊपर होता है, 3 नीचे होता है और 2 बीच में चला जाता है। यहाँ पर फिर आपको समझना होगा, ऊपर वाले जो होता है उसको बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिका। ऊपर वाले को बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिका। नीचे वाले ये जो दोनों होते हैं इनको बोला था सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। नीचे ये जो होता है यहाँ पर, ये वाला जो होता है इसको बोला था अंडकोश। अंड कोशिका भी बोल सकते हैं, अंड कोशिका ले गए, ठीक है ना, अंड कोशिका। ये अंड कोशिका होता है। अब देखिए ये जो होता है पूरा अवस्था बना, तो यही जो इसके अंदर आ रहा है ये वाला भाग, इसी को बोला जाता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या होता है, क्योंकि इसी में क्या होता है, इसी में आकर वो जो कण होते हैं इसी में आकर वो ठहरते हैं, रहते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, भ्रूण कोश बोला जाता है। यहाँ तक की संरचना आपको बनाना पड़ेगा। फिर पेपर में पूछता है इसकी गुरु बीजाणुधानी के कार्य क्या होते हैं, तो आपको गुरु बीजाणुधानी के कार्य भी लिख के बता देना क्या होते हैं। तो पहला तरीका करता है, पहला काम इसका लिख देंगे। इसका पहला काम, पहले ये गुरु बीजाणु बनाता है। पहला काम इसका क्या है, गुरु बीजाणु बनाना। पहला इसका काम है गुरु बीजाणु बनाना। दूसरा इसका काम है बाद में इसी के अंदर, बाद में जो गुरु बीजाणु बनता है इसी के अंदर, तो लिखेंगे बाद में इसी के अंदर, बाद में इसी के अंदर, बाद में इसी के अंदर जो होता है भ्रूण कोश का निर्माण। बाद में क्या होता है, जो गुरु बीजाणु जब बना लेते हैं, गुरु बीजाणु के अंदर फिर क्या बनता है, बाद में इसी के अंदर भ्रूण कोश बनता है। मैंने आपको बताया भ्रूण कोश बनता है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा निषेचन के बाद यही क्या होता है, यही बीज, निषेचन के बाद क्या होता है, यही बीज परिवर्तित हो जाता है। बीजांड यानी कि निषेचन, लिखेंगे निषेचन, निषेचन के बाद यही बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहले इसका काम क्या होता है, पहले गुरु बीजाणु बनाना है। दूसरा है बाद में इसी के अंदर भ्रूण कोश बन जाता है। और फिर क्या होता है, निषेचन के बाद, जब ये निषेचन इसके अंदर हो जाता है तो निषेचन के बाद ये क्या बन जाते हैं, बीज में बदल जाते हैं। तो ये इसके कार्य थे। और मैंने बाकी यहाँ जितना भी बताया बीजांड, यानी कि बीजांड को महाबीजाणुधानी बोला जाता है, इसके भाग बताया, चित्र बताया। फिर हम लोग गुरु बीजाणु तक कैसे पहुंचे, तो कैसे पहुंचे, पहले हमारे पास एक बीजांड था, उस बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। उसी गुरु बीजाणु को हमने एक निकाल दिया। निकालने के बाद हमने उसको कैसे देखा कि अर्धसूत्री पहले बार अर्धसूत्री विभाजन करता है, फिर उसने 3 बार कितना समसूत्री विभाजन करता है। एक बार अर्धसूत्री विभाजन, 3 बार उसने समसूत्री विभाजन किया था। इस तरह से क्या हुआ था, हमको भ्रूण कोश मिल गया था। अब देखिए जो यहाँ पर है, इस पूरे भाग को बोला जाता है बीजांड, इस पूरे भाग को बीजांड बोला जाता है। इसी को हम फिर क्या बोला जाता है, महाबीजाणुधानी भी बोला जाता है। इसी के अंदर, जिसके अंदर वो गुरु बीजाणु पाए जाते हैं, उसी गुरु बीजाणु को क्या बोला, गुरु बीजाणुधानी बोला जाता है। उसी गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम लोगों ने यहाँ क्या किया, आज पढ़ाई किया है। तो आज जो था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।